गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? अच्छे से हैं? चलिए स्टार्ट करते हैं। पिछले लेक्चर में प्लस टू में हमने जो किया था वो दिया था काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल, जिसमें एक पॉइंट रह गया रिजर्व कैपिटल। उसको मैं थोड़ा लेट बताऊंगा, आज ही बताऊंगा, लेकिन इसको कंप्लीट करने के बाद। अब हम कर रहे हैं कि कैसे शो करते हैं इन चीजों को। जो काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल है उसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाते हैं। एक तो बताया था आपको, कंपनियों की बैलेंस शीट हॉरिजॉन्टल नहीं बनती, केवल वर्टिकल बनती है, ये बता दिया। अब उसमें सबसे ऊपर जो हेडिंग होता था वो होता था इक्विटीज एंड लायबिलिटीज, जिसमें शेयर होल्डर फंड होता है नंबर 1। और शेयर होल्डर फंड के अंदर भी सबसे पहले होता है शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, और फिर शेयर वारंट से संबंधित होता है मनी अगेंस्ट शेयर वारंट्स। ठीक है, तो हम इनको एक एक डिटेल, हालांकि इसके लिए एक बाद में टॉपिक आएगा, उसमें पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल हमारे इस चैप्टर में सिर्फ मेन जो है शेयर कैपिटल का है। किसका है? शेयर कैपिटल, और एक रिजर्व एंड सरप्लस से संबंधित हो सकता है। फिलहाल हम शेयर कैपिटल करेंगे। चलिए बेटा करें स्टार्ट। देखिए क्या है, जो बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल होती है वहां पर पूरी डिटेल नहीं दी जाती है। जो 2013 का जो कंपनी एक्ट है वो कहता है यहां पर सिर्फ शेयर कैपिटल लिख दो। किसमें? बैलेंस शीट में, शेयर होल्डर फंड के नाम से, फिर उसके अंदर शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल की डिटेल जो है वो आप नीचे नोट्स टू अकाउंट्स में दिखाएं। तो ये है नोट्स टू अकाउंट्स, जिसको हम जैसे वर्किंग नोट नहीं होता है इस तरह से नोट्स टू अकाउंट्स। और इसमें एक नंबर डाल दिया। एक नंबर का मतलब है वहां शेयर कैपिटल पर एक नंबर लिखा होगा, ताकि समझ में आ जाएगा। इसी तरह रिजर्व एंड सरप्लस बनाएंगे, उस पर 2 नंबर डाल दिया। ठीक है, जिस जिसकी डिटेल बनाएंगे नंबर डाल दीजिएगा। इसमें अमाउंट्स करंट ईयर, अमाउंट्स प्रीवियस, ये तो पहले भी बता दिया था बैलेंस शीट में कि कंपनी की बैलेंस शीट में 2 साल के फिगर लेते हैं ताकि उनमें कंपेयर किया जा सके। अब देखिए इसमें है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहले आया था ऑथोराइज कैपिटल। याद आया? ऑथोराइज कैपिटल पिछले लेक्चर में तो कराया था, जितने से कंपनी का रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। अगर मैं कहता हूं कि मेरे 5 लाख इक्विटी शेयर्स है, तो ये 5 लाख हो जाएगा। इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, तो कितना हो जाएगा? 50 लाख रुपए। ऐसे ही पिछले साल का जो भी होगा, अगर पिछले साल भी 50 लाख का 50 लाख था, इसका मतलब ये पहले से इशू है। अगर पहले 30 लाख था, इसका मतलब इस साल 20 लाख और इशू हो गया। ठीक है, अच्छा, कितने प्रेफरेंस शेयर्स? हमने प्रेफरेंस शेयर्स भी कर लिया। अगर प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं मेरे, तो वो प्रेफरेंस शेयर्स दिखा देंगे। जितने हैं, 1 लाख शेयर्स हैं, 2 हैं, 5 है, जिस रेट के इतने प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज इतना ईच। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? फिर है इशूड कैपिटल। क्या है? इशूड कैपिटल। इशूड क्या बताया था? भाई कंपनी 5 लाख रुपए इक्विटी शेयर से रजिस्टर्ड हुई है, टोटल 50 लाख रुपए। क्या वो अभी सारे शेयर बेचना चाहती है? नहीं, आपने कहा था एक जगह, शायद हमने 31 लाख लिया था, 3100 शेयर, 3,10,000 शेयर जो भी थे, 31 लाख बनाना था। तो हमने जैसे यहाँ पर जितने भी शेयर्स हों, अगर 3,10,000 शेयर्स हैं तो ये ले लीजिए, तो इसका बन जाएगा 10 रुपए के हिसाब से 31 लाख हो जाएगा। जितने से भी हो, कोई मैटर नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, वो तो आपको लिखा होगा। और अगर पेपर में ना लिखा हो तो भी आप ऐसे जैसे डाटा डॉट डॉट किए थे ना, इतने इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज डॉट 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 ईच। भाई आप अपना काम पूरा कर दीजिए। फिर आ गया प्रेफरेंस शेयर्स। उसी तरह प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं, कितने आपने इशू किए हैं। इन दोनों के नीचे देखिए, यहाँ पर ना ये जो डबल लाइन लगाई गई है, डबल का मतलब है यहाँ पे कट हो गया, ये कहीं टोटल में नहीं आएगा ना। 100 पीस है। 100 पीस तो जानते हो, किसी शोरूम में जाते हैं
आपको शो पीस पसंद आता है, कहता है जी मुझे ये दे दो, तो दुकानदार क्या कहता है जी अभी निकाल के देता हूँ यही पीस है, ये तो सिर्फ शो पीस रखा हुआ है। तो ये सिर्फ शो के लिए, कहीं मेरे 50 लाख रुपए नहीं आए, कहीं मेरे 31 लाख रुपए नहीं आए। ठीक है। उसके बाद था सब्सक्राइब, पहला हेडिंग ऑथराइज, फिर आगे इश्यूड, फिर सब्सक्राइब। सब्सक्राइब माने प्रार्थित पूंजी का था। प्रार्थित पूंजी को दो हिस्सों में बांटा जाता है। दो हिस्सों में कैसे? एक हिस्सा तो वो जो हमने सब्सक्राइब किया, यानी लोगों ने दे दिया या हमने उनको बिना कैश के शेयर दिया, उनसे कोई सेवाएं ले ली होंगी, तो कहते हैं उसको फुल्ली पेड। यानी मोटी सी बात यह है, जिसका पूरा पैसा आ चुका हो उसे फुल्ली सब्सक्राइब कहते हैं। और जिसका पैसा पूरा नहीं आया, चाहे तो हमने ही नहीं मांगा और चाहे किसी ने नहीं दिया, दोनों ही कंडीशन हो सकती है। हम पूरा ही ना मांगे, अभी तक एक जगह याद आया आपको, रुपए करे थे ना हमने 2 3 2 3 ऐसे करके टोटल 10 रुपीज मांगे थे। अभी इनके बारे में एक एक करके डिटेल में बताएंगे, अभी नहीं। तो मान लीजिए हमने मांगा ही यहाँ तक है, हमने ये मांगा ही नहीं है अभी, तो भाई कौन देगा? तो ऐसे में भी रह गया। और एक ये भी हो सकता है कि बाय दी हमने सारा, चलो इसको छोड़ो, ये नहीं मांगा और ये मांगा, तो तब भी कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कि पूरे पैसे ना दे। ठीक है, आगे समझे? चले, तो देखिए क्या है ये। सब्सक्राइब को दो भागों में बांटना है। एक भाग में यहाँ दिखा रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक है, और दूसरा क्योंकि जगह कम पड़ गई थी इसलिए मैंने उठा के यहाँ से इसको कंटिन्यू रखते हुए यहाँ ले गया। याद रखना, ये कंटिन्यू यहाँ चला गया। ठीक है सब्सक्राइब्ड। सब्सक्राइब के दो हिस्से, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। क्या कहा मैंने? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप कैपिटल। कि सब्सक्राइब्ड के अंदर वो कैपिटल जो फुल्ली पेड है, जो लोगों ने पूरा दे दिया है। अब देखिए कितने इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज कितना ईच, वो आपको लिखना है, वो बताएगा। कितने प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज कितने, इक्विटी प्रेफरेंस इक्विटी प्रेफरेंस इक्विटी प्रेफरेंस चला रखा है। ब्रैकेट में लिखा ऑफ दी अबव शेयर्स, ये जितने भी शेयर्स है, चाहे इक्विटी है चाहे प्रेफरेंस है, इतने शेयर्स आर अलॉटेड एज फुल्ली पेड अप परसुएंट टू ए कॉन्ट्रैक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट के अधीन, एक समझौते के अधीन दिए गए हैं, विदाउट पेमेंट्स बीइंग रिसीव्ड इन कैश। विदाउट पेमेंट्स बीइंग रिसीव्ड इन कैश, बिना कैश मिले। ये क्या कहानी कह गया? ये कह रहा है पहले तो ये बताओ आपके फुल्ली पेड अप है कि नहीं। अगर है तो दिखा दो सारे जितने फुल्ली पेड है। अच्छा जी, फुल्ली पेड अप होते कैसे हैं? ऐसे होते हैं, पूरे पैसे मांगो और वो पूरे दे दें, फुल्ली पेड अप। अच्छा, फुल्ली पेड अप में फिर इसने कहा ऐसे भी है क्या जो बिना पैसे के दिए गए हो? अब आम जनता को तो हम बिना पैसे के देते नहीं, उनसे तो बकायदा पैसे लेते हैं, तो फिर किसको देते हैं हम पैसे में, बिना पैसे? देखिए, अगर कोई ऑफिसर्स हैं, डायरेक्टर्स, जैसे डायरेक्टर्स हैं, कोई ऑफिसर्स हैं, मेन ऑफिसर्स, हो सकता है हमने उनसे सेवाएं ली और उनको सेवाओं के बदले शेयर्स दिए। और कई जगह तो क्योंकि शुरू के मेंबर्स भी होते हैं, वो डायरेक्टर्स भी वही होते हैं, दिमाग भी उनका ही चलता है, और वो अपने लिए ही शेयर्स ले लेते हैं। और हो सकता है जब कोई आदमी अपने लिए मेहनताना दे, क्या पता ज्यादा दे दे। भाई पब्लिक से भी पैसा लिया शेयर्स के माध्यम से और खुद काम किया और खुद का मेहनताना मांग लिया, जी मैं एज ए डायरेक्टर मैंने काम किया तो इसलिए मुझे इतना पैसा दीजिए। तो पैसे की बजाय जैसे कई बार शेयर दे देते हैं, तो ये बकायदा बताना पड़ता है कि जितने ये पब्लिक से है या टोटल है, जितने भी शेयर सब फुल्ली पेड अप है, उसमें से कितने शेयर्स बिना कैश के दिए गए हैं। अब बिना कैश के कैसे दे सकते हैं? डायरेक्टर को दे सकते हैं। बाय द आप कहीं से कोई मशीन खरीदो, करोड़ों रुपए की मशीन, आप उस मशीन वाले को कहो यार मैं अगर आपको 50% तो कैश दे दूं और 50% की आपको शेयर दे दूं तो चलेगा? उसने सोचा कंपनी तो बहुत गजब की बनने जा रही है, क्योंकि इन्होंने पहले भी अच्छी कंपनियां खोली हैं। कहता यस सर, डन।
मैं आपके शेयर्स खरीदने को तैयार हूं। तो देखो हमने बिना कैश के दे दिए ना, तो जो पार्ट बिना कैश के देंगे वो है ये ऑफ दी अबव शेयर्स, ऊपर के शेयर में से इतने शेयर्स 30,000 शेयर्स 40,000 जितने भी शेयर्स हो आर अलॉटेड, अलॉट कर दिए गए, दे दिए गए, आवंटित हो गए, फुल्ली पेड अप, जिसको कि फुल्ली पेड मान लिया गया, परसुएंट टू ए कॉन्ट्रैक्ट, एक कॉन्ट्रैक्ट के अधीन, विदाउट पेमेंट्स बीइंग रिसीव्ड इन कैश, बिना कोई कैश मिले। अब तो समझ में आ गया भाई, यहाँ पे तो जितने भी फुल्ली पेड है और उसमें से यदि कोई बिना कैश के दिए गए हैं अदर देन कैश, तो उनके यहां बता दीजिए इतने दिए हैं जी। ठीक है, ये है क्या, ये इसलिए है ताकि जो लोग शेयर्स, पब्लिक वाले शेयर्स खरीदते हैं पब्लिक में, तो उनको ये पता होना चाहिए कि ये जो फुल्ली पेड है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सारे के सारे ही शेयर होल्डर्स के हों, और सॉरी डायरेक्टर्स वगैरह के, प्रोमोटर्स वगैरह के हों, इसलिए बेटा अलग से शो करना पड़ता है। ठीक है, अब मैंने बताया था यहाँ पे जगह कम पड़ गई, तो फिर मैंने मजबूरन इसको यहाँ से उठा के और इधर ही, देखिए मैंने ऐसे थोड़ा सी टेढ़ी लाइन बनाई है ना, ताकि ये समझ में आ जाए ये अलग है, ये अलग है, पर है ये इसके नीचे का। चले आगे बेटा, इसमें है रिमेनिंग पार्ट ऑफ नोट्स टू अकाउंट, ऐसा लिखना नहीं होता, वो तो इसी के नीचे लिखना था, पर आपको समझाने के लिख दिया कि शेष भाग है। अब आ गया सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप। अब ये देखिए ये क्या था, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, तो इसी को बदलो सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल, तो वही तो हो गया सब्सक्राइब्ड बट नॉट फुल्ली पेड अप कैपिटल। यस, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब इसमें लेंगे कितने शेयर, इतने शेयर्स ऑफ रुपीज, कितने का है, इतने का ईच है, रुपीज पर शेयर कॉल्ड अप। अब यहां क्या कहानी है, मान लीजिए आपने 3,10,000 शेयर इशू करे थे, तो 31 लाख के हो गए थे, लेकिन लोगों ने 3,10,000 शेयर्स नहीं खरीदे, लोगों ने केवल 3 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया। तो यहां पर, और मैं ये कह रहा हूं हमारे पास ये शेयर्स है ही नहीं, ये शेयर्स है ही नहीं, तो मान यहां पे कितना हो गया, 3 लाख शेयर्स। ठीक है, 3 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच है, और इसमें रुपीज पर शेयर कॉल्ड अप कितना रुपया मांग लिया। अब ये सवाल आ गया, ये तो ठीक है 3 लाख लोगों ने हमारे शेयर खरीद लिए, बिल्कुल ठीक है, क्या 3 लाख लोगों ने 10-10 रुपए के हिसाब से 30 लाख दे दिया? अरे नहीं भाई, वो तो थोड़ा थोड़ा करके देंगे ना, कभी 2 देंगे, फिर 3 देंगे, फिर 2 देंगे, तो अभी तक मैंने ये मांगा ही नहीं। तो ये अगर ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, और सिर्फ मैं ना दूं, मैं और मेरा नाम है रावत, और मान लीजिए रावत ने 1,000 शेयर्स ऑन 1,000 शेयर्स, 1,000 शेयर्स पे रावत ने ये पैसे दे दिए, ये भी दे दिए, बस ये नहीं दे पाया। जब शुरू में मेरे से मांगा 1,000 शेयर्स पे, तो मैंने 1,000 गुना 2 2,000 दे दिया, फिर जब मुझसे 3 मांगा, मैंने 1,000 गुना 3 3 दे दिया, और बाद में ऐसी स्थिति बनी कि मैं 2,000 नहीं दे सका, तो 1,000 गुना 2 मैंने 2,000 रुपये नहीं दिए। मैं 1,000 वाला, मैं 1,000 शेयर ले रहा हूं, मैं इन 3 लाख से अलग हूं क्या? ये जो 3 लाख शेयर जनता को बेचे गए हैं, क्या मैं इससे अलग हूं या इसी के अंदर हूं? भाई मेरी क्या औकात में अलग हो जाऊं? ये टोटल 3 लाख में 1,000 का मैं हूं, तो बाकी लोग 2,99,000 शेयर्स रख रहे हैं, और 1,000 शेयर मेरे पास। तो देखिए कैसे करते हैं, वो मुझे अलग से तो जानते नहीं कि रावत कौन है, वो तो कहेंगे जी 3 लाख शेयर 10 रुपए के हिसाब से ठीक है। क्या पूरा पैसा मांग लिया कंपनी ने? नहीं जी, लास्ट के 3 रुपए तो भी मांगे ही नहीं। तो कितने मांग लिए? 2 और 3 5 और 2 7। अगर सब दे दे, मैं भी अगर सब दे दे, तो कितने रुपए आ जाते? 3 लाख गुना 2, 3 लाख गुना 3, 3 लाख गुना 2, यानी यूं करो 2 और 3 5 और 2 7, तो 7 रुपए के आ जाते। तो रुपीज पर शेयर कॉल्ड अप क्या है, रुपीज यहां पर आपका आ जाएगा 7 रुपये। तो 3 7 21 21 लाख रुपए हो जाएगा।
3 तो हमने मांगा ही नहीं, 3 या 9 लाख रुपए तो अभी मांगा ही नहीं। अगर वो भी होता तो 21 और 9 30 हो जाता कि नहीं। लेस कॉल्स इन एरियर, एरियर होता है बकाया। एरियर क्या होता है? बकाया। कॉल्स इन एरियर का मतलब होता है बकाया राशि। कॉल्स इन एरियर बकाया राशि को कहते हैं। लिख दो इसको, बकाया राशि। जब कोई व्यक्ति मांगने के बाद ना दे, देखो मांगे नहीं, वो तो बकाया है ही नहीं, वो तो बकाया है ही नहीं, लेकिन मांगने के बाद भी ना दे तो वो बकाया है, तब वो बकाया है। तो देखिए कितना बकाया है। एक मैं ही तो था जिसने 1000 शेयर्स पे 2 रुपए नहीं दिए थे, 2000 ही तो नहीं दिए थे। तो कॉल्स इन एरियर बकाया राशि किसके द्वारा? बाय डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी। अगर कंपनी के डायरेक्टर्स ने कुछ पैसे नहीं दिए, ऑफिसर्स ने नहीं दिए, तो यहां लिखो ऐसा क्यों करा इन्होंने। अब देखिए बेटा होता क्या है, कहते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, सुना है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जब शुरू में कानून बना होगा तब लोग ठीक रहे होंगे, कोई गड़बड़ नहीं होगी। धीरे 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 कहीं डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स जो है वही ज्यादा गड़बड़ करने लगे। कई बार क्या है, शेयर तो ज्यादा खरीद लिया और अपने हिस्से का पैसा भी नहीं दिया। एक तो उनको मेहनता ना मिला, वो तो अलग बात है, लेकिन मेहनताने से काम नहीं चलता, वो बहुत सारे शेयर्स खरीदते हैं तो कई बार पैसे नहीं देते, दे देंगे हम ही तो बैठे हैं, क्या कौन पूछने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे दिखाना पड़ता है कि कॉल्स इन बकाया राशि डायरेक्टर्स की है क्या, बकाया राशि ऑफिसर्स की है क्या। तो यदि तुम किसी कंपनी के शेयर खरीद रहे हो तो तुम इस पे नजर मारिए, इस कंपनी के डायरेक्टर्स की क्या हालत है, पूरा पैसा ला के दे रखा है कि नहीं। अगर नहीं ला रखा तो समझ लीजिए ये कभी भी गड़बड़ कर सकते हैं। यही तो चीजें हैं, इसीलिए शायद इसे अलग किया गया। अब भाई अदर्स और लोग, तो मेरे जैसा आदमी तो अदर्स में ही आएगा। तो अदर्स में रुपीज कितना हो जाएगा, ऑन 1000 शेयर्स एट द रेट ऑफ, मैंने कितना नहीं दिया, बस 2 रुपए तो नहीं दिया, बस 2000 रुपए नहीं दिया। तो ये 2000 रुपए आपका यहां पर लेस हो जाएगा, ठीक है, ये 2000 रुपए माइनस हो जाएगा। तो देखा जाए तो 21 लाख रुपए से 2000 गए तो बाकी जो 20,98,000 रुपए हो जाएंगे। अच्छा जी, एड फॉरफिटेड शेयर्स रुपीस, ये क्या है, ये अभी आएगी नहीं टर्म, थोड़ा लेट आएगी। फॉरफिटेड, फॉरफिट होता है बेटे जब्त करना। देखिए बेटा मैंने 2 रुपए नहीं दिए, अच्छा बाद में कंपनी ने 3 मांग लिए और मैं तब भी नहीं दे पाया। वैसे तो एक गलती पर भी कंपनी चाहे तो मेरे शेयर जब्त कर सकती है। कैसे जब्त? कहेगी रावत सर मेरे घर लेटर भेजेगी, आपने अभी 2 रुपए नहीं भेजे हैं, प्लीज भेज दीजिए। मैंने गौर नहीं किया, एक फिर थोड़ा सा सख्त आएगा, आपको पहले भी वार्निंग दी गई थी, कृपया इतने दिन में अपने पैसे भेज दीजिए। फिर लेटर आएगा, अगर आपने 7 दिन में नहीं भेजा तो आपके शेयर जब्त कर लिए जाएंगे। अब जब्त का मतलब जानते क्या है, मैंने 1000 शेयर पे 2 और 3 5,000 रुपए तो दे ही रखे हैं, तो मेरे 5,000 रुपए कंपनी जब्त कर सकती है अगर मैं डिफॉल्ट करूं तो। अगर मेरी वजह से कोई पेमेंट ना हो तो बिल्कुल कंपनी डिफॉल्ट कर सकती है, मतलब कंपनी मेरे फॉरफिट कर सकती है, जब्त कर सकती है शेयर, ठीक है। तो इसलिए अगर किसी के शेयर जब्त कर लिए हैं, क्योंकि मैं कह रहा हूं मेरे अभी 2000 बकाया, इसका मतलब अभी जब्त नहीं करे, अभी तो मेरे से मांग रहे हैं। बाय द वे किसी के जब्त कर रखे हो और जब्त करके कंपनी के पास पड़े हो तो जितने रुपए के शेयर्स जब्त हैं वो राशि यहाँ पर जब्त में लिख देते हैं, फॉरफिटेड शेयर्स। इसको ऐड करते हैं, इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ठीक है बेटे। मुझे लगता है ये समझ में आ गया होगा। इसको आप 2 से 3 बार लेक्चर को देखिएगा, क्योंकि ये हर क्वेश्चन में चलेगा, फिर मैं आगे बार बार नहीं बताऊंगा। मैंने बताया था ना, क्लास में पढ़ाने में और इसमें पढ़ाने में एक यही फर्क है, एक बार जो पढ़ा दी भाई आपके पास अधिकार है, अब तो कितनी बार इसको बैक करो और देखो, है ना। लेकिन क्लास में तो नहीं होता था, क्लास में सर थोड़ा बताओ ना दोबारा, बिल्कुल बताते थे। तो यहाँ पे बार बार नहीं बता सकते, क्योंकि तभी तो मैं स्लो चल रहा हूँ कि एक बार क्लियर हो जाए, ठीक है बच्चे।
मिटा दो इसको, नीचे वाला ये था। तो ये था हमारा नोट्स टू अकाउंट्स। ओके, अब मैं सारे को ही मिटा देता हूं क्योंकि सारा समझ में आ गया है कि जैसे इशू जगह अभी मैंने छोड़ा था ना रिजर्व कैपिटल, उसका कहीं पे जगह ही नहीं है, रिजर्व कैपिटल इसमें नहीं आती। अब उसके बारे में बता रहा हूं कि रिजर्व कैपिटल क्या होता है। फिर एक और वर्ड आएगा कैपिटल रिजर्व, वो क्या होता है और दोनों में अंतर क्या होता है। तो अब हम इस पे चलेंगे, चले। रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व। पहले रिजर्व कैपिटल, ये अंतर अभी नहीं करा रहा, अभी पहले रिजर्व कैपिटल बताऊंगा, फिर कैपिटल रिजर्व बताऊंगा, फिर जाके इन अंतर को हम करेंगे। देखिए, एक मोटरसाइकिल में भी तो होता है ना एक वो रिजर्व का पॉइंट। कई बार गाड़ी चलते चलते रुक जाती है, अब रुक जाती है तो फिर झटका लगता है, फिर उससे क्या हुआ, कुछ नहीं जी, वो गाड़ी रिजर्व में लग गई, मतलब अब थोड़ा सा ही तेल बाकी है, तो एक इंडिकेशन है। इसी तरह से कंपनियों में क्या होता है मैं बता रहा हूं। अब अगर कोई अनलिमिटेड कंपनी हो, अनलिमिटेड कंपनी, अब आगे आगे कंपनी को सीओ लिखूंगा बेटा मैं, बार बार कंपनी नहीं लिखा जाएगा, सीओ डॉट लिख देंगे, कंपनी तो इसको कंपनी से। अनलिमिटेड कंपनी है हैविंग शेयर कैपिटल, जिसमें शेयर कैपिटल है, मतलब शेयर्स हैं उस कंपनी में, लेकिन अनलिमिटेड है, उसका दायित्व असीमित है। अगर ऐसी कंपनी लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती है, कौन सी कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, यदि लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी वो भी जो शेयर से जिसके पास शेयर है, वो अगर लिमिटेड कंपनी में कन्वर्ट होना चाहती है और उसके जो पहले शेयर मान लेते हैं 10 रुपए का, ये ₹10 ईच शेयर है, ₹10 ईच शेयर है, पहले उसके 10 रुपए का एक शेयर है, और वो जब कन्वर्ट हो रही है और वो 10 वाले को 15 का कर दे, 15 रुपए का एक शेयर कर दे कि भाई हम तो इसको 15 रुपए का करके चलेंगे, तो 10 रुपए के हिसाब से तो हो सकता है लोगों ने पैसा दे रखा, अब 15 के हिसाब से यानी 5 और देना पड़ेगा। तो कई बार कंपनी ऐसा कह देती नहीं नहीं ये 5 अभी नहीं मांगेंगे, ये अब नहीं मांगेंगे, तो कब मांगेंगे, ये तो तब मांगेंगे जिस दिन कंपनी का समापन होगा। समापन क्यों होगा, या तो ठीक ठाक चल रही होगी, तो ठीक ठाक में तो कम ही चांस होते हैं, जब कर्जा देने की दिक्कत आए, क्रेडिटर्स का भुगतान करने में समस्या आए और चारों पासे से गिर जाए और बिजनेस भी अच्छा ना चलने की संभावना हो, तो समापन भी हो सकता है। तो यदि समापन हुआ तो उस वक्त 5 रुपए मांगेंगे, 10 रुपए का शेयर पहले से था, 15 कर दिया, 5 कर दिया हमने, तो 5 रुपए को रिजर्व कर सकते हैं। इसका जो नॉमिनल वैल्यू है इसको बढ़ा दिया, इसको फेस वैल्यू को बढ़ा दिया, ठीक है। दूसरी बात है, बाय द वे, ये कंपनी, जिस कंपनी को, जो अनलिमिटेड कंपनी है और वो क्या करिए, उसके शेयर्स ऐसे 2-3 में थे और कंपनी ने अभी तक आखिरी के 5 रुपए नहीं मांगे थे, या 2 रुपए भी मांग लिए थे, बस 3 ही नहीं मांगे थे, तो कंपनी जब कन्वर्ट हुई तो कंपनी ने कहा ये 3 रुपए अभी नहीं मांगते, चलने दो, अगर कल को कंपनी बंद हो जाए तो उस वक्त मंगा लेंगे, तो इस पैसे को रिजर्व कैपिटल कहते हैं, रिजर्व कर दिए, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, कंपनी चलती रहेगी, ये पैसा कभी नहीं मंगाया जाएगा, केवल समापन पे तो मंगाना ही पड़ेगा, अगर वो क्रेडिटर को भुगतान देने में दिक्कत आए तो ऐसी कंपनियों में कोई लोन देने में दिक्कत नहीं महसूस करता, क्योंकि उसे एक बात का चिंता नहीं रहती कि यदि कल को कंपनी के साथ बुरा हो गया तो भी वो कहता है जी चिंता नहीं है, कंपनी के पास रिजर्व कैपिटल है तो मेरे पैसे मिल ही जाएंगे। और अब ये बनती कैसे रिजर्व, ये तो बता दिया, ये सेक्शन 65 है, और ये मैंने बता दिया कि अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी जिसके पास शेयर्स हो वो अगर बदले तो कर सकती है।
उसे एक प्रस्ताव पास करना पड़ता है। पहले तो आपस में जो मीटिंग बैठेगी उसमें प्रस्ताव पास करना पड़ेगा, तब जाके ये संभव है। लेकिन फिर वही बात है, अनलिमिटेड कंपनी यदि कन्वर्टेड हो लिमिटेड में तो उसके लिए, बाकियों के लिए नहीं है। पुराने कानून में जो 1956 का कानून था उसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं था, तो ऐसा ना होने की वजह से कोई भी कंपनी रिजर्व कैपिटल बना सकती थी, यानी अब ये ऐसा नहीं है। ठीक है, चलिए अब इसमें, अच्छा अब आगे आते हैं। कैपिटल रिजर्व क्या है? ये तो था रिजर्व कैपिटल और इसके अक्षर बदल दिए। देखिए इसी में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। रिजर्व कैपिटल आरक्षित पूंजी, कैपिटल रिजर्व पूंजीगत संचय। हिंदी में बिल्कुल क्लियर कट है पूंजीगत संचय, लेकिन इंग्लिश में प्रॉब्लम है यार। रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व अक्षर ही तो घुमा दिए। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, पूंजीगत लाभ क्या होता है? कंपनी को दो तरह के लाभ होते हैं, एक होता है आयगत लाभ और दूसरा होता है पूंजीगत लाभ। ये तो लिखा ही है पूंजीगत लाभ। तो आयगत कौन सा हुआ? जो रूटीन का प्रॉफिट होता है उसे कहते हैं आयगत लाभ। जिस चीज का व्यापार करो उससे इनकम हो, आयगत। और कभी कभार और जगह से भी आय हो जाती है, जैसे मान लीजिए संपत्ति है पड़ी, बेच दी, उससे भी प्रॉफिट हुआ, उसमें जो प्रॉफिट होगा उसे पूंजीगत लाभ कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से शेयर्स जो हमने एक रिवॉल्यूशन किया था ना पार्टनरशिप में, तो रिवॉल्यूशन करा, कंपनी में भी हो सकता है रिवॉल्यूशन। तो अगर संपत्तियों के रेट बढ़ा दिए गए कि पहले तो सस्ती थी आज महंगी होगी तो हमारी भी महंगी होगी, इसकी वजह से जो लाभ हुआ वो पूंजीगत लाभ हो गया। ठीक है, इस तरह के कोई भी कारण हो सकते हैं, यानी जो रूटीन के नहीं होते वो पूंजीगत लाभ होते हैं। जिनसे हमें रूटीन का लाभ नहीं मिलता वैसे लाभ हो जाता है उसे हम पूंजीगत कहते हैं, और रूटीन वाला लाभ आपका आयगत लाभ है। तो ये जो पूंजीगत लाभ है, इन पूंजीगत लाभों से पूंजीगत संचय बनता है। क्लियर हुआ? रूटीन के नहीं, इनसे मिलकर आपका कैपिटल रिजर्व बनता है। और ये कैपिटल रिजर्व क्या काम आएगा? ये कैपिटल रिजर्व डिविडेंड नहीं बांट सकते, लाभांश के रूप में नहीं दे सकते। जैसे कि प्रॉपर्टी महंगी हो गई, महंगी होके या महंगी बेच दी या कोई चीज बेच दी, उससे जो लाभ हुआ सारे शेयर होल्डर्स ने बांट लिया। बोला कैसे? बोला जी प्रॉफिट है बांट लिया। इसी को तो रोकने के लिए कहा कि इसे डिविडेंड के रूप में नहीं बांट सकते। तो क्या करेंगे, क्या करेंगे इसका? एक, अगर कोई पूंजीगत हानि हो जाए, एक ट्रक बेचने से लाभ और दूसरा ट्रक बेचने से हानि हो जाए, तो इस लाभ से, पूंजीगत लाभ से पूंजीगत हानि को एडजस्ट किया जा सकता है। ठीक है, ओके। अच्छा, और क्या कर सकते हैं इससे? अगर आपकी कोई ऐसी पूंजीगत हानियां ना हो तो लास्ट में, मतलब जब आपको लगता है कि अभी मेरे पास कोई लॉस नहीं है और आप इसका यूज करना चाहते हैं, तो इसे बोनस शेयर देने के काम ले सकते हैं। बोनस शेयर क्या होता है? एक तो शेयर पैसे लेके मिलता हो और एक शेयर कंपनी बिना पैसे तुमसे लिए कंपनी आपको दे दे, उसे बोनस शेयर कहते हैं। जी पैसे जरूरत नहीं है, हमारे पास लाभ है ना, आप लोगों का ही तो है, शेयर होल्डर्स का ही तो है, हम इस लाभ को शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हो गया। ठीक है, ये थे आपके पूंजीगत संचय। इसी में बेटे ये जो पूंजीगत संचय है वो कैसे हो सकता है? एक शेयर्स भी महंगे है, वो कई बार प्रीमियम पर बेचते हैं। प्रीमियम अभी भी नहीं पता आपको, मतलब शेयर जितने का उससे महंगा बेचा जा सकता है। इसी तरह से डिबेंचर का जब भुगतान करते हैं, डिबेंचर ना पता हो तो कोई बात नहीं, एक ऋण पत्र होते हैं, जब उसको वापस देने लगते हैं, या प्रेफरेंस शेयर्स तो पता है ना, उनको जब वापस देते हैं तो कई बार उनको थोड़ा कम दे देते हैं, तो ये पूंजीगत लाभ हो सकता है, या ज्यादा दे देते हैं तो पूंजीगत हानि हो सकती है। तो इस तरीके से हम पूंजीगत संचय करते हैं। तो पूंजीगत लाभों से पूंजीगत संचय बनता है। ये किससे बनता है? आरक्षित पूंजी, न मांगी गई पूंजी का हिस्सा, वो भी अनलिमिटेड कंपनी द्वारा जिसके की शेयर्स है।
ठीक है, इसको बैलेंस शीट में कहीं जगह नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? जब मांगे ही नहीं तो आया ही नहीं तो बैलेंस शीट में कहां शो करोगे? और ये तो मिलता है और मिलने के बाद ही तो बनता है, इसलिए इसको तो दिखाना पड़ेगा। इसके लिए प्रस्ताव पास करने की जरूरत? हाँ जी बिल्कुल है, बिना प्रस्ताव पास करे ऐसे थोड़ा कैपिटल रिजर्व बन जाएगी, रिजर्व कैपिटल। और ये जो कैपिटल रिजर्व है इसके लिए कोई प्रस्ताव पास नहीं, अगर लाभ हो गया तो फिर तो करना ही करना। ठीक है, इसको बैलेंस शीट में जगह बताया था नहीं मिलेगी। अब चलते हैं, इसको दिखाता हूं मैं आपको। अब इन दोनों में अंतर दिखा देता हूं। ठीक है, अब देखिए, पहला है अर्थ एवं निर्माण। इसका अर्थ क्या बताया था? नए मांगी गई पूंजी का हिस्सा है, और ये पूंजीगत लाभों से पूंजीगत संचय बनता है। और एग्जाम्पल बताया था, संपत्तियों को बेचने से, संपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन करने से, शेयर्स को प्रीमियम पर बेचने से, इस तरीके से लाभ हो सकते हैं। अनिवार्य कंपल्सरी कौन सा बनाना जरूरी है? रिजर्व कैपिटल कोई जरूरी नहीं है, जिसमें दम होगा वो बनाएगी। और अब तो वो अनलिमिटेड वाली कहानी कर दी तो बात ही खत्म हो गई। इसमें भाई है लाभ तो बनेगा ही बनेगा, फिर सोचने की जरूरत थोड़ा है। प्रस्ताव किसके लिए पास करना पड़ेगा? इसके लिए प्रस्ताव पास करना पड़ेगा, यस। और इसके लिए प्रस्ताव नो, कोई जरूरत नहीं है। अनिवार्य कौन सा है? नो, ये अनिवार्य नहीं है, ये यस, ये अनिवार्य है। पूरा लिखना, ठीक है। अर्थ निर्माण तो समझ में आ ही गया। अच्छा, प्राप्त हुआ या नहीं हुआ? रिजर्व कैपिटल जो कैपिटल मिल जाती है उससे बनता है, या जो अभी नहीं मिली? भाई नहीं मिली। अच्छा, तो ये नहीं मिले से बनता है। नहीं मिला, नहीं मिले से है। और ये मिल चुका होता है, मिल चुका होता है। पूरा डिटेल में लिख लेना बाद में बेटा, ठीक है। समझ में आ गया होगा कि ये किस राशि का होता है, प्राप्त हुआ है नहीं, ये ना प्राप्त हुई राशि से बनता है, और ये प्राप्त होने के बाद बनता है। स्थिति विवरण में लिखा, बैलेंस शीट में कोई जगह नहीं बेचारे को, नो। और इसको तो यस, इसको तो दिखाएंगे। स्थिति विवरण में बेचारे इसको नहीं दिखाएंगे क्योंकि मिला ही नहीं, तो कहाँ दिखाएंगे। और ये कैपिटल रिजर्व दिखाएंगे। इसमें जो मैंने अभी इससे पहले क्या कराया था आपको, शेयर कैपिटल का करवाया था ना, नोट्स 2 का अकाउंट में शेयर कैपिटल। जो बैलेंस शीट में जो शेयर कैपिटल, जो शेयर होल्डर फंड है, उसमें नंबर 1 आता है शेयर कैपिटल, और नंबर 2 आता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो उस रिजर्व एंड सरप्लस में दिखाएंगे इसको, कैपिटल रिजर्व को इसमें दिखाएंगे। यूज, इसका यूज क्या है? इसका यूज है जब कंपनी का समापन हो तो क्रेडिटर्स को भुगतान करने में यूज किया जा सके। और इसका यूज क्या है भाई, बताओ? इसका यूज है पूंजीगत लाभों से पूंजीगत हानि पूरी करने के लिए, अथवा बोनस शेयर जारी करने के लिए, लेकिन लाभांश देने के लिए कतई नहीं। ये बात बहुत अच्छे से याद कर लेना। जब हमारा आगे चैप्टर चलेगा और खासकर डिबेंचर का भी चैप्टर आएगा, तो वहां ध्यान रखने की चीज होगी कि भाई हमारे पास यदि कैपिटल रिजर्व है, पूंजीगत संचय है, तो इसका यूज क्या होता है। ठीक है बेटे, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। लेक्चर भी ठीक ठाक बन गया है, काफी बड़ा ही है, समझ लीजिए। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से कीजिए। और थ्योरेटिकल पार्ट अब लगभग समापन की तरफ है। ऐसा समापन तो नहीं है, बीच बीच में आता रहेगा, लेकिन अब हमारा न्यूमेरिकल भी स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा तो नहीं कहूँगा अभी समाप्त हो जाएगा, लेकिन काफी हद तक बेस समझा दिया गया है। अब आगे हमारे क्वेश्चंस चलेंगे। ठीक है बेटे, ओके, बाय बाय, फिर मिलते हैं।